हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास को कुछ ओजस्वी पंक्तियों के साथ शुरू करते हैं। जिंदगी का शौक पाला नहीं जाता, जिंदगी का शौक पाला नहीं जाता। शीशे का प्याला उछाला नहीं जाता, शीशे कांच का प्याला उछाला नहीं जाता। मेहनत से संवर जाती है जिंदगी, मेहनत से संवर जाती है जिंदगी। हर काम किस्मत पर टाला नहीं जाता, हर काम किस्मत पर डाला नहीं जाता। इन ओजस्वी पंक्तियों के साथ आज अपन 17वें पार्ट में, जो 21-22 के लिए उनके लिए 15वां पार्ट है, उसके लिए अपन आगे चलते हैं। मैक्सवेल की समीकरण अपन ने कंप्लीट कर ली थी और आज अपन शुरू करते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगें। आज अपन विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है और इसकी विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, परिभाषा इंपॉर्टेंट है, विशेषताएं भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं अपन विद्युत चुंबकीय तरंगें होती क्या है। तो दो चीज आपके माइंड में आ जानी चाहिए, एक विद्युत क्षेत्र और एक चुंबकीय क्षेत्र। जो फिजिक्स के शुरू के चैप्टर में अपन पढ़ते हैं, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, अब विद्युत क्षेत्र भी बदल रहा है और चुंबकीय क्षेत्र भी बदल रहा है और एक दूसरे के नंबर, जैसे विद्युत क्षेत्र इधर बदल रहा है, चुंबकीय क्षेत्र बदलते हुए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर है, बदलते हुए विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर, बदलते हुए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और इन दोनों की लंबवत दिशा में एक तरंग उत्पन्न होती है। इसकी भी लंबवत होगी, इसकी भी लंबवत होगी। इस तरह से देखो, इस तरह से इस दिशा में जो तरंगें उत्पन्न होती है उन तरंगों को कहते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगें। परस्पर लंबवत, परस्पर लंबवत, परिवर्ती विद्युत क्षेत्र और परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र, परिवर्ती विद्युत क्षेत्र और परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र के कारण इन दोनों क्षेत्रों के लंबवत, इन दोनों क्षेत्रों के लंबवत दिशा में उत्पन्न तरंगों को क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगें। ठीक है, अब देखो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं अपन। मेरा एक हाथ देखो, ये है विद्युत क्षेत्र और ये है चुंबकीय क्षेत्र। देखो विद्युत क्षेत्र भी बदल रहा है, चुंबकीय क्षेत्र भी बदल रहा है, बदल रहा है, बदलता हुआ। देखो ये विद्युत क्षेत्र, ये बदलता हुआ चुंबकीय क्षेत्र। और देखो अब मैं गति करूंगा, ये जो मैं गति कर रहा हूँ, ये विद्युत चुंबकीय तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे, परिवर्ती विद्युत क्षेत्र, परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र के कारण दोनों की लंबवत दिशा में, दोनों की लंबवत दिशा में उत्पन्न होने वाली तरंगों को, यानी मैं देखो जिस दिशा में चल रहा हूँ, ये दिशा कौन सी दिशा में जो तरंगे उत्पन्न होगी वो क्या होगी, विद्युत चुंबकीय तरंगे। समझ में आया, बोलिए हाँ। तो परस्पर लंबवत, परिवर्ती विद्युत क्षेत्र और परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र के कारण इन दोनों क्षेत्रों की लंबवत दिशा में, इन दोनों क्षेत्रों की लंबवत दिशा में लंबवत उत्पन्न होने वाली तरंगों को विद्युत चुंबकीय तरंगें कहते हैं। परिभाषा याद रखना, क्लियर। फिर आते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न किसकी वजह से होती है। तो जो त्वरित आवेश होता है, त्वरित आवेश, क्योंकि त्वरित आवेश में ही परिवर्ती विद्युत क्षेत्र और परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र मिलेगा। फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस करते हैं अपन। ठीक है, मैग्नेट में भी बात करते हैं, चुंबक वाले चैप्टर में भी बात करते हैं। तो त्वरित आवेश याद रखना, विद्युत चुंबकीय तरंगों की उत्पत्ति त्वरित आवेश से होती है। विद्युत चुंबकीय तरंगों की उत्पत्ति किससे होती है, त्वरित आवेश, मतलब त्वरित गति करता हुआ है। त्वरित गति करता हुआ आवेश मतलब जो आवेश गति कर रहा है उसके त्वरण में परिवर्तन हो रहा है। क्या हो रहा है, त्वरण में परिवर्तन हो रहा है, त्वरित आवेश। बात समझ में आ गया। तो ऐसा आवेश जो गति कर रहा है उसके त्वरण में परिवर्तन हो रहा है, यानी वेग में परिवर्तन हो रहा है, वेग में परिवर्तन हो रहा है, ऐसा आवेश कहलाता है त्वरित आवेश। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों की उत्पत्ति किसकी वजह से होती है, त्वरित आवेश की वजह से। क्लियर, कोई डाउट इसमें। ठीक है, अब आते हैं इसके बारे में कुछ अपन इतिहास पढ़ते हैं, उससे आपको सवाल तो मिलना अभी इस साल है नहीं, लेकिन फिर भी अपन जानते हैं। तो सबसे पहले विद्युत चुंबकीय तरंगों, सबसे पहले विद्युत चुंबकीय तरंगों का जो प्रायोगिक प्रदर्शन किया था, प्रैक्टिकली जो डेमोन्स्ट्रेशन दिया था, वो दिया था वैज्ञानिक हर्ट्ज ने। किसने दिया था, हर्ट्ज ने। मतलब विद्युत चुंबकीय तरंगों की खोज का श्रेय किसको जाना चाहिए, हर्ट्ज को जाना चाहिए। और हर्ट्ज ने क्या किया था, अपने प्रयोगशाला के अंदर 6 सेंटीमीटर तरंगदैर्घ्य की विद्युत चुंबकीय तरंगों को उत्पन्न किया था। कितनी, 6 सेंटीमीटर तरंगदैर्घ्य की विद्युत चुंबकीय तरंगों को उत्पन्न किया गया था फर्स्ट टाइम।
उसके 5 साल बाद हमारे लिए गौरव की बात थी, हमारा भारतीय वैज्ञानिक हुए जगदीश चंद्र बसु। जगदीश चंद्र बसु ने अपनी प्रयोगशाला में, कलकत्ता के अंदर प्रयोगशाला के अंदर 5 मिलीमीटर से 25 मिलीमीटर तरंगदैर्ध्य परास की विद्युत चुंबकीय तरंगों को उत्पन्न किया और उनको प्रयोगशाला की दूरी की सीमा में ही संसूचित किया, यानी उसके बारे में अध्ययन किया, प्रयोगशाला की सीमा के अंदर अध्ययन किया था। क्योंकि उस समय भारत अंग्रेजों का गुलाम था, यहाँ पे सुविधाएं नहीं, संसाधन नहीं थे, इसलिए विद्युत चुंबकीय तरंगों की खोज के लिए जगदीश चंद्र बसु को इतना क्रेडिट नहीं दिया जाता है। लेकिन जो वर्तमान में अपन पढ़ते हैं, इसका मार्कोनी का जो लास्ट फाइनल विद्युत चुंबकीय तरंगों का श्रेय किसको दिया गया था? मार्कोनी का। तो मार्कोनी ने जो टोटल एक्सपेरिमेंट किया था वो जगदीश चंद्र बसु का ही एक्सपेरिमेंट था, लेकिन क्रेडिट किसको मिल गया? मार्कोनी को। ठीक है, वो भारत गुलाम होने की वजह से। ठीक है, तो जगदीश चंद्र बसु ने क्या किया था? प्रयोगशाला की सीमा के अंदर 5 मिलीमीटर से 25 मिलीमीटर तरंगदैर्ध्य की विद्युत चुंबकीय तरंगों का संसूचन किया, उनको उत्पन्न किया और उनका संसूचन किया। और उसके कुछ समय बाद इटली के वैज्ञानिक गुगलियो मार्कोनी, इटली का वैज्ञानिक था गुगलियो मार्कोनी, उसने विद्युत चुंबकीय तरंगों को कई किलोमीटर की दूरी तक संप्रेषित करने के अंदर सफलता प्राप्त की। और इसके लिए उन्होंने एक एंटीना का उपयोग किया। किसका उपयोग किया? एंटीना, तार का उपयोग किया। तो इटली के वैज्ञानिक गुगलियो मार्कोनी ने एंटीना की सहायता से, किसकी सहायता से? एंटीना मतलब तार, एंटीना की सहायता से, इस चैप्टर में आगे डिस्कस करेंगे एंटीना के बारे में। एंटीना की सहायता से विद्युत चुंबकीय तरंगों को कई किलोमीटर की दूरी तक संप्रेषित करने में सफलता प्राप्त की। और उसी के आधार पर बेतार संप्रेषण में सफलता प्राप्त की। किसमें प्राप्त की? बेतार संप्रेषण में सफलता प्राप्त की। बेतार संप्रेषण का मतलब अपन आगे संचार में पढ़ेंगे। बेतार मतलब बिना तार का, संप्रेषण का मतलब सूचनाओं को भेजना और प्राप्त करना। जैसे अपन मोबाइल फोन पे बात करते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू अपन मैसेज वगैरह भेजते हैं, फेसबुक से भेजते हैं, तो इन सब में आपको किसी तार की जरूरत पड़ती है? नहीं पड़ती है। ये बेतार संप्रेषण, और ये किसकी देन है? गुगलियो मार्कोनी की। बात समझ आई है? तो समझ में आए बोलिए हाँ। तो स्टूडेंट्स, विद्युत चुंबकीय तरंगें होती क्या है ये अपने पढ़ लिया। अब विद्युत चुंबकीय तरंगों को अपन चित्र से कैसे प्रदर्शित करेंगे? तो उसके लिए अपन करते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगों का निरूपण करते हैं। तो इसके लिए देखो मैं लेता हूं एक्स, वाई और जेड। ठीक है, क्योंकि देखो इसमें विद्युत क्षेत्र भी आएगा, चुंबकीय क्षेत्र भी आएगा और तरंग के संचलन की दिशा भी आएगी। तो पहले देखो मैं विद्युत क्षेत्र सदिश लेता हूं, विद्युत क्षेत्र सदिश के कंपन लेता हूं। ये अपन ने विद्युत क्षेत्र ले लिया। क्या लिया है? विद्युत क्षेत्र सदिश का आवरण ले लिया। विद्युत क्षेत्र की दिशा को अपन इसमें दर्शा देते हैं। देखो विद्युत क्षेत्र, ये कण कंपन कर रहे हैं इसके। आगे अपन पढ़ेंगे विद्युत चुंबकीय तरंगें अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है। कैसी होती है? अनुप्रस्थ प्रकृति के। इसमें जो कण होते हैं, तरंग के कण जो होते हैं, वो तरंग संचलन की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। ये क्या हो गया? विद्युत क्षेत्र सदिश का, विद्युत क्षेत्र सदिश का आवरण। विद्युत क्षेत्र किस तरह से गठन करता है? अब देखो, अब अपन पढ़ाएंगे चुंबकीय क्षेत्र का आवरण बनाएंगे, चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाएंगे। तो चुंबकीय क्षेत्र को बनाते समय यहाँ ध्यान रखना, यहाँ पे जो शेप बनना चाहिए वो पान के पत्ते की तरह बनना चाहिए। कैसा बनना चाहिए? पान के पत्ते की तरह, पान के पत्ते की तरह।
ये हो जाएगा आपका बी, चुंबकीय क्षेत्र। ये किसका है? चुंबकीय क्षेत्र का आवरण। ये आपको तिरछा इसलिए बना रहा हूं क्योंकि ये लंबवत है, इसलिए इसको क्या बना रहा हूं मैं? तिरछा बना रहा हूं, ध्यान रखना। ये क्या है? चुंबकीय क्षेत्र का आवरण। चुंबकीय क्षेत्र सदिश का आवरण। चुंबकीय क्षेत्र सदिश का आवरण। बात समझ आई है? तो ये चुंबकीय विद्युत चुंबकीय तरंगों को इस तरह से निरूपित किया जाता है। आपको पूछा जाएगा विद्युत चुंबकीय तरंगों का चित्र बनाइए। 1 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है, आपको मिल सकता है। तो बना लोगे चित्र, पहले विद्युत क्षेत्र के सदिश बना लो, फिर इसी तरह से चुंबकीय क्षेत्र के सदिश बनाने अपने को। ध्यान रखना ये डायग्राम जो है थोड़ा सा पान के पत्ते की तरह, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के लंबवत है। विद्युत क्षेत्र में आप एकदम लंबवत रेखाएं ले लो और चुंबकीय क्षेत्र में थोड़ी सी तिरछी रेखाएं। क्लियर? समझ में आया?